गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो आज का हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम आईएफएस मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल 2025 में जो पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पहला है वो बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर 8 1 माइनस 1 2 इन द डायरेक्शन ऑफ 6i k प्लस 2j k प्लस 3k k। आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपको सबसे जो इनिशियल में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव का नाम जब भी आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ग्रेडियंट ऑफ एफ हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में ग्रेडियंट ऑफ एफ जब हमारा फाइंड आउट हो जाएगा तो उस ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो गिवन पॉइंट है 1 - 1 और 2 पे। अब यहां तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी जो डायरेक्शन देनी है हमें इन द डायरेक्शन ऑफ 6i k प्लस 2j k प्लस 3k k, ये हमें पता है। जब किसी भी डायरेक्शन में अगर किसी चीज को हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो डायरेक्शन हमें दी हुई है उसका हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका होता है, अगर v वेक्टर कोई वेक्टर है हमारे पास में तो इसका यूनिट वेक्टर होता है v कैप इज इक्वल टू v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर मॉड ऑफ v वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, हमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जब यूनिट वेक्टर का हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो करवा देंगे, तो उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ 6i k प्लस 2j k प्लस 3k k में हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद हमें पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड आउट द इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि उसका जो ग्रेडियंट है उसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो। अगर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हो तो वो उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फर्स्ट वी फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एफ। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज गिवन बाय, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या फाइंड आउट होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू हमारे पास रहता है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स आई केप, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई जे केप और प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड के केप। जो एफ की वैल्यू है उसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार हम उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और तीसरी बार हम उसको जेड के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। व्हेन वी आर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट टाइम द वाई एंड जेड एज ए कांस्टेंट। When we are differentiate with respect to y, that time x and z are constant, and when we are differentiate the function of f with respect to z, that time x and y is constant. By the calculating the partial derivative, अभी हम partial derivative find out करते हैं। सबसे पहले डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना है हमें, x के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो y and z टेक एज ए कांस्टेंट। नाउ एक्स वाई स्क्वायर, y square is constant, then it's become x, the differentiate is 1. So first term is y square. Second is minus 4x square y is constant. Now minus 4x square is minus 8xy plus z square. The constant term differentiate is always equal to 0. So this is delta f upon delta x is equal to y square minus 8xy. This is the equation first. This is the equation first is upper equation, then this is equation second. Now second one is delta f upon delta y is equal to carry out the differentiate, partial differentiate with respect to y. When we are differentiate with respect to y, that time the x and z is as a constant. That time xy square differentiate become x is constant, then y square is equal to 2y, that is 2xy minus 4x square y, minus 4x square is constant, that time y is 1, so it's become minus 4x square, and the z square is constant, so the constant differentiate is equal to always 0. We know that x to the power n differentiation is always equal to n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1. This is the differentiation of x to the power n with respect to x. Now by the putting the values of 2 and 3 and delta f upon delta z in equation first. See this is delta f upon delta z.
Carry out the differentiation of the given function with respect to z. xy square is both are constant, तो differentiation is 0. minus 4x square y both are constant, तो differentiation is 0. and z square differentiation with respect to z is 2z, because we know that the differentiation of x to the power n is always equal to nx to the power n minus 1. So delta f upon delta z is equal to 2z. Put the value in the gradient of f. Gradient of f is equal to always delta f upon delta x ik plus delta f upon delta z jk plus delta f upon delta z kk. Put the values 2, 3, 4 delta f upon delta x, delta f upon delta y and delta f upon delta z. Then thus the gradient vector is become delta f upon is equal to, this is the gradient of f. Now find out the gradient of f value at the given point. Now we find out the gradient of f at the given point 1, minus 1, 2. Put the 1 at the place of x, put the minus 1 at the place of y and put the 2 at the place of z. When we put the substitute the value x is equal to 1, y is equal to minus 1 and z is equal to into gradient of f, then it's become gradient of f 1 minus 1 2 is equal to minus 1 the square minus 8 into 1 minus 1. Same value put in, this is gradient of f. Then we get delta f is equal to 1 minus 1 to 9 I cap minus 6 j cap plus 4 k cap. This is the gradient of f. Now we find the unit vector. This is the gradient of is a directional vector. Now we find the unit vector. After then we find out the directional derivative in the direction of the given plane. Now we find out the unit vector in the given direction. Unit vector is always equal to, we know that unit vector is always given by n cap is equal to n vector upon mod of n vector. Here let v vector is given 6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Then magnitude of v vector is mod of v vector is equal to under root 6 the square plus 2 the square plus 3 the square. Magnitude of v vector is equal to is 7. Now unit vector is equal to v cap upon is equal to v vector upon magnitude of v vector. Then we get the unit vector in the direction of v vector is this is. Now we know that directional derivative is the dot product of the gradient at the point and the unit vector in the, we know that the directional derivative, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है किसका, ग्रेडियंट का उस पॉइंट के ऊपर और उसमें जो यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आज आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट यू वी केप डॉट वी केप. व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट 9 आई केप माइनस 6 जे केप प्लस 4 के केप 6 upon 7 I cap plus 2 upon 7 j cap plus 3 upon 7 k cap. Here we always know that I cap dot I cap is equal to 1, j cap dot j cap is equal to 1 and k cap dot k cap is equal to 1 and I cap dot j cap is equal to 0, j cap dot k cap is equal to 0 and k cap dot I cap is equal to 0. When we multiply 9 into 6 by 7 it's become I dot I is 1, so 9 6 j 54 upon 7 minus 6 into 2 by 7 4 into 3 by 7. We multiply 9 I cap 2 upon 7 j cap, then it's 0, 9 I cap 3 upon 7 k cap, it's also 0. We get the solution. The direction derivative is 54 by 7 answer. Now we find out the maximum value of the directional derivative. For finding out the maximum value of directional derivative, the maximum value of the directional derivative is equal to magnitude of the gradient vector at that point. जो मैग्नीट्यूड रहता है किसका, ग्रेडियंट का, उस पॉइंट के ऊपर वही क्या रहता है, उसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव रहता है. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे किसका, डेल्टा एफ का. डेल्टा एफ हमारा क्या आया था, 9 आई केप माइनस 6 जे केप प्लस 4 के केप. इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट 9 दी स्क्वायर माइनस 6 दी स्क्वायर प्लस में 4 दी स्क्वायर. तो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी निकल के आएगी अंडर रूट कितना, 133. ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा.
देखिए जब हमारे लेक्चर आएंगे लाइव लेक्चर, तो उसमें मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है, वो मैं वहां पे आपको स्टडी करवाऊंगा। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे करवाने लग गया तो वहां पर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं काफी लेंथी रहते हैं और अच्छे से समझाने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप इसको एक बार क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने को। अगर आपको सोल्यूशन इसका समझ में आता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर आप एक बार इसको अंडरस्टूड कीजिए। वैसे अगर आपने ग्रेजुएशन में इसको अच्छे से पढ़ा है, आपकी जो बुक आती है वेक्टर कैलकुलस की, उसमें अगर दिया हुआ है तो आप वहां से भी इसको एक बार कर सकते हैं, ग्रेडियंट एंड कर्ल वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक बार अंडरस्टैंड करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, 2 2 1 9 3 6। मतलब एक ये प्लेन है और वो पास आउट किससे हो रहा है, एक हो रहा है 2 2 1 और दूसरा हो तो रहा है किससे, P2 पॉइंट है और वो क्या 9 3 6 से। परपेंडिकुलर द प्लेन, और ये प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक दूसरा प्लेन गिवन है, वो दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x + 6y + 6z = 9। देखिए सबसे पहले हमें प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। a ब्रैकेट में x - x1 + b ब्रैकेट में y - y1 + c ब्रैकेट में z - z1 = 0। ये प्लेन की क्या रहती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है। वेयर abc इज द नॉर्मल वेक्टर रहते हैं और x1 y1 z1 क्या रहते हैं, जो पॉइंट होते हैं जहां से प्लेन क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। अब सबसे पहले देखिए हमें जो प्लेन पास आउट होने का, तो चलो दो पॉइंट दिए हुए एक की जगह, अरे चाहिए तो हमें एक, लेकिन यहाँ दिए हुए कितने हैं, दो, तो हमारा अच्छे से काम हो जाएगा पॉइंट से। तो लेकिन हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल वेक्टर का सीधा तरीका देखो क्या है, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो प्लेन है आपको इसके परपेंडिकुलर है, तो पक्का जो इसके जो यूनिट वेक्टर रहेंगे 2 6 और 6, ये इसके यूनिट वेक्टर है, सॉरी नॉर्मल वेक्टर है, वो नॉर्मल वेक्टर रहेंगे वो हमेशा किस में सिचुएटेड रहेंगे, हमारे वाले प्लेन में सिचुएटेड रहेंगे जो पास आउट कर रहे हैं। अरे इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, और इसके परपेंडिकुलर हमें बोल रहा है कि हम आपका जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो 100% इसके जो नॉर्मल वेक्टर रहेंगे वो हमारे वाले प्लेन में क्या रहेंगे, सिचुएटेड रहेंगे। एक वेक्टर तो आगे इसमें ये सिचुएटेड ये वाला आ गया, दूसरा हमें दो पॉइंट दिए हुए रहते हैं। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन वी can easily find out the directional vector, we can easily find out the direction ratios and we can easily find out the direction cosines। तो यहाँ पर जब हमारे पास में एक डायरेक्शनल वेक्टर ये आ गया और दूसरा डायरेक्शनल वेक्टर जो नॉर्मल इसमें रखा हुआ है ये हो गया, जब दो किसी प्लेन के ऊपर दो डायरेक्शनल वेक्टर हमारे पास में है तो उसके जो नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका है कि दोनों डायरेक्शनल वेक्टर का क्या करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, उनका क्या करा दो, वेक्टर प्रोडक्ट करा दो। अगर उनका वेक्टर प्रोडक्ट आप करवा दोगे तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या जाता है, इनके नॉर्मल जाता है, उस प्लेन की क्या जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, और हमारा जो प्लेन की इक्वेशन है वो हम इजीली क्या कर जाएंगे, फाइंड आउट कर जाएंगे। तो देखिए गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x + 6y + 6z - 9 = 0। इट्स नॉर्मल वेक्टर इज क्या हो जाएगा, 2 6 और 6 क्या हो जाएंगे, इसके नॉर्मल वेक्टर हो जाएंगे। तो n1 वेक्टर इज इक्वल टू 2ik + 6jk + 6kk इज इक्वल टू 2 6 6 आ गया। वी नो दैट दिस नॉर्मल वेक्टर इज सिचुएटेड इन द परपेंडिकुलर प्लेन। हमें पता है कि जो नॉर्मल वेक्टर होगा, अरे नॉर्मल वेक्टर क्या रहता है, जिस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो हमेशा उस प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। जब परपेंडिकुलर रहेगा, हमें बोल रहा है कि वो आपका प्लेन भी परपेंडिकुलर है इसके, तो अरे दोस्त का दोस्त क्या रहता है, दोस्त ही रहता है। तो यहां पर क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। वी नो दैट दिस नॉर्मल वेक्टर इज सिचुएटेड इन द परपेंडिकुलर प्लेन। Given that plane passing through 2 2 1 and 9 3 6, now the directional ratios vector along the line connecting these points क्या हो जाएगा, P1 2 2 1 and P2 2 2। तो दो पॉइंट जब रहते हैं तो डायरेक्शनल रेशियोज क्या रहेंगे हमारे, V वेक्टर इज इक्वल टू P1 P2, ये आ जाएगा आपका डायरेक्शनल वेक्टर। तो V वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो कई बार मैं डायरेक्शनल रेशियो बोल रहा हूँ, कई बार डायरेक्शनल वेक्टर बोल रहा हूँ, दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शनल रेशियो वेक्टर अलोंग द लाइन कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, तो ये आपने निकाल लिया, कितना आ गया 7 1 और कितना आ गया आपके पास में 5 आ गया, 7 1 और कितना आ गया 5। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव वी वेक्टर भी हमारा जो है वो जो हमने निकाला है
जो 2 पॉइंट्स है वो भी क्या है, प्लेन में सिचुएटेड है। और n1 वेक्टर जो हमारा नॉर्मल है किसके, जो हमारा गिवन प्लेन है उसके, बोथ आर सिचुएटेड ऑन द सेम प्लेन। जब दो चीज सेम प्लेन में हमें डायरेक्शनल वेक्टर दिया हुआ है तो इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे वो इन दोनों के क्या जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा। वो दोनों के क्या जाएगा, हमेशा perpendicular. Now we find out a normal vector to the plane. Let n1 vector is perpendicular to v vector and n1 vector both. We find out n vector by the cross product of v vector and n1 vector. अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो n वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर। v वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए तो देखो यहाँ जब क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो तो उनकी वैल्यूज है वो पुट कीजिए। तो 7i केप था, 1j केप था और क्या था 5k केप, तो 7 1 5 रख दिया। और 2i केप, 6j केप और 6k केप ये भी वैल्यू हमने पुट कर दी। जब i केप रखा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा के रख दिया, जब j केप रखा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा के रख दिया, और जब k केप रखा तो इन जो फर्स्ट वाले दो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा के रख दिया। तो यहाँ पर n1 वेक्टर की क्या आ गई आपके पास में, n वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो ये n वेक्टर जो आया आपके पास में माइनस के 24i के माइनस 32j के प्लस 40k के, ये किसके आया, ये नॉर्मल आया। किसका नॉर्मल आया, जो प्लेन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका नॉर्मल आया है ये वाला। अब हम ये भी कह सकते हैं जो माइनस 24i के माइनस 32j के प्लस 40k के है वो जो गिवन नॉर्मल है हमें, जो गिवन प्लेन है हमें, जो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 100% उस प्लेन के अंदर में क्या रहेगा, ये सिचुएटेड रहेगा। क्योंकि जो प्लेन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ये नॉर्मल है तो 100% इसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या रहेगा, ये सिचुएटेड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज है वो थोड़ी काफी बड़ी आ रही है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल होता है एक सेम नंबर से क्या कर दीजिए, इनको डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 8 से डिवाइड करोगे तो ये -7 में रहेगा, तो -8 से कीजिए डिवाइड। जब -8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 4 और -5 आ जाएगी किसकी वैल्यू, n वेक्टर की। n वेक्टर की वैल्यू आ गई 3 4 और -5। अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या रहता है, उसे राइट डाउन कीजिए। इफ ABC आर द नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए प्लेन एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासेज, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। हियर ABC इज द डायरेक्ट जो नॉर्मल वेक्टर एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट वेयर द प्लेन इज ए passes. Now put the value here is, now we find out the equation of the plane using the point P1 2 to 1। हमें दो ही प्लेन के पॉइंट दिए हुए थे, दो पॉइंट से प्लेन पास आउट कर रहा था, उनमें से कोई भी पॉइंट पकड़िए और सोल्व आउट कर दीजिए। P1 है 2 to 1 से वो पास आउट हो रहे हैं और नॉर्मल वेक्टर उसका 3 4 -5 है। तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू आपके पास है 4 है और c की वैल्यू आपके पास में कितनी है, -5 है। x1 की वैल्यू है आपके पास 2 है, y1 की वैल्यू आपके पास 2 है और z1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब आप वैल्यूज पुट करके आप सोल्व आउट कीजिए, 3x-2 + 4y-2 - 5 z-1 is equal to 0। Put the value and solve out, then we get 3x - 6 + 4y - 8 - 5z + 5 is equal to 0। Rearrange the terms and solve out, then 3x + 4y - 5z -6 -8 और +5 -6 and -8 is -14 और +5 -9 is equal to 0। This is the equation of plane is 3x + 4y - 5z is equal to 9। देखिए IAPAS में ये 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं मैं बार बार बता रहा हूँ कि BSc जो हमारा लेवल रहता था, जो हम बैचलर ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं या बीटेक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की जो मैथ्स है आपकी, उससे जो पेपर का लेवल है कम ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी हम GS वगैरह पढ़ते हैं, GK वगैरह पढ़ते हैं और काफी बुक्स है वो अलग पढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑप्शनल का जो पेपर है वो नॉर्मल बनाया जाता है, क्योंकि मैथ्स में हमारे कम से कम 20 बुक चलती है, 20 बुक्स चलती है टोटल ग्रेजुएशन और PG में मिला के। तो उन बुकों को पढ़ के तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, तो पेपर को इतना लेवल का नहीं बनाया जाता कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाए। तो ये देखिए बस सब्जेक्टिव पेपर रहता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी रहता है। अच्छे से लैंग्वेज लिखना सीखिए और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। जो आपको डाउट हो रहा है 100% बताइए, ताकि हम नेक्स्ट के लेक्चर में हम उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।